उसके बाद आज आपने जो शुरुआत की है, तो ये तो हमारे लिए और हमारे विद्यार्थियों के लिए, हमारी फैकल्टी के लिए, शिक्षकों के लिए कितना बड़ा उदाहरण है कि आप वहाँ रह के भारतीय कला के लिए किस तरीके से काम कर रही हैं और आप अपने खुद के लिए, आत्म-संतुष्टि के लिए, आत्म-विकास के लिए, आत्म-विश्लेषण के लिए आप जो इसका उपयोग कर रही हैं। तो आप बताइए, क्योंकि मैंने पहले भी आपको कहा था कि हमारे विद्यार्थी इस पर पढ़ते हैं, चाहे वो संगीत का हो, चाहे नृत्य का विद्यार्थी हो, कि पाश्चात्य में भारतीय कला को कैसे देखा जा रहा है। और मैंने पहले भी कहा था कि जो बुक में हमको मिल गया, वही टीचर पढ़ाते हैं और स्टूडेंट भी वही पढ़ लेते हैं। पर आप जो देख रही हैं कि भारतीय कला का वहाँ प्रदर्शन कैसे होता है या भारतीय कलाओं को पाश्चात्य में किस तरीके से लिया जा रहा है, कैसे स्वीकार किया जा रहा है, या भारतीय कलाकार वहाँ किस तरीके से इस्टेब्लिश हुए हैं, ये सारी चीजें आप तो देख रही हैं। आप प्लीज इस पर कुछ बताइए। और मैम, सॉरी टू इंटरप्ट, और मैं ये भी कह रहा था कि गीतांजलि मैम इतनी अच्छी, मुझे लगता है, रिसोर्स पर्सन होंगी, क्योंकि जब हम इनका दायरा देखते हैं तो इन्होंने संगीत में भी तालीम हासिल की हुई है। उसके बाद हमें आप संस्कृत में, साहित्य में, हिंदी भाषा में आप वहाँ उसका प्रचार प्रसार कर रही हैं। फिर पिछले सेशन में हमें ये पता चला कि आपने भरतनाट्यम में भी कुछ ट्रेनिंग ले रखी है। तो आप में ये जो सारा समावेश हमें मिल रहा है, ये हमें बड़ा अच्छा लग रहा है, और इससे हमें लग रहा है कि आप मतलब बहुत हमारे लिए रिसोर्सफुल हैं। बहुत सारी चीजों पर, बहुत सारे विषयों पर आप बात कर सकती हैं, और आपसे अच्छा इन सब विषयों पर बात करने के लिए शायद ही हमें कोई मिल सकता कि भारतीय कलाओं, क्योंकि आपने इन सारी कलाओं को जिया हुआ है, तो इसलिए भी ये बड़ी अच्छी बात है मैम। नहीं, और एक बात और मैं बहुत थोड़ा-सा समय लूँगी कि आपका ये शौक है म्यूज़िक, पर आपका जो एजुकेशन है, आपकी जो डिग्री है, हाँ, एंथ्रोपोलॉजी बिल्कुल में। कहाँ आपने हाँ, पढ़ाई पीएचडी किया वाला। है और किस यूनिवर्सिटी से आपका पीएचडी है, यूएस से, और आप संगीत और संस्कृत और भारतीय संस्कृति से ऐसे जुड़ी, आप स्वयं में बहुत बड़ी एग्ज़ाम्पल हैं। आप बिल्कुल। बताइए, आप अपना अनुभव बताइए प्लीज़। मैं सबसे पहले तो आप सबको प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद कि आपने मुझे ये अवसर दिया। मुझे आपसे मिलने, आप सबसे मिलने की बहुत उत्सुकता रहती। सारे सप्ताह मैं इंतजार करती हूँ आज के लिए, क्योंकि ये मेरे को अपने देश से जोड़ता है। ये समय मेरे लिए बहुत बहुत कीमती है, बहुत कीमती है। मैं ऑनलाइन बहुत क्लासेस पढ़ती हूँ और पढ़ाती हूँ, लेकिन शायद इसमें लगता है कि देश मिल गया मुझे। तो अब ये सबसे पहले तो मैं 3 चीजें बोलूंगी। तीनों मेरे बारे में बिल्कुल सच हैं। एक, कि आपने इतना लंबा चौड़ा मेरे बारे में बोला, मैं केवल एक ही चीज बोलूंगी। इंग्लिश में बोलते हैं जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, वो मैं हूं। एक और चीज बोलते हैं, अंग्रेजी में भी बोलते हैं उसको, कैसे बोलते हैं, आप तो अंग्रेजी के प्रोफेसर हैं। जब कोई भी चीज दूर हो जाती है, हट जाती है, तो उसके प्रति प्रेम बढ़ता है। क्या है उसका, एक कोट है ना, उसके, जी। हाँ। तो ये एक दूसरा मेरे लिए बहुत सत्य रूप निकला। और तीसरा तो हिंदी में ही बोलूंगी, लौट के बुद्धू घर को आए। ये तीनों चीजें मेरे में कुल मिला के अभी मेरे को इस रूप दे रही हैं। और जैसे सब विद्यार्थी, पता नहीं कितने विद्यार्थी क्या सोच रहे हैं आज, आप मेरे पास आए, मेरे इस वेबिनार में हम लोग सबके साथ जुड़े हैं। मैं आपकी आवाजें सुनना चाहती हूँ। मैं सुनना चाहती हूँ कि आपको विदेश के प्रति कैसा सपना दिखता है, या क्या दृश्य दिखता है, या क्या उम्मीदें दिखती हैं। शायद कुछ एक उम्मीद मेरी भी वैसी रही हो। जब मैं आई थी, मैं 30 साल की थी, तो
पीएचडी के पढ़ने आई थी, पीएचडी करी भी, और बहुत अच्छे विषय पे की, और वो पीएचडी से मुझे जो भारतीय लोगों के सरलता और सहजता और प्रेम और विनम्रता से मेरी जो भेंट हुई, उसके कारण, पीएचडी के कारण, उसके लिए तो मैं जीवन भर रोज उसको प्रणाम करती हूँ। और ये थे ऊपर हिमाचल में, मैंने अपनी पीएचडी पढ़ी थी, उसमें द्रौपदी प्रथा जो है, जिसमें एक पत्नी है, पत्नी के अनेक पति रहते हैं, सब भाई रहते हैं। तो ये प्रथा जो है अभी भी प्रचलित है, कुछ कुछ बहुत कम हो गई है। तो उसको उसको पढ़ने के कारण, उस पे शोध करने के कारण मुझे जो, जिसको बोलते हैं मानवता का जो एक प्रतीक मिला, जो एक अनुभव मिला, मुझे भारत में ही मिला वो, कुल मिलाकर। और उससे वो जो मेरे दिल में बैठे वो लोग, वो अभी भी मेरे साथ, आजकल टेक्नोलॉजी के कारण व्हाट्सएप में और इस पे हम लोग बातें अभी भी करते हैं। अभी 20 साल क्या 24 साल हो रहे हैं, पर हम लोग अभी भी बिल्कुल ऐसे ही बात करते हैं जैसे कि मेरा ही परिवार हो। मैं परिवार ही मानती हूँ उनको। वो सब पढ़ने के बाद, और अपने वन्य प्राणी पर भी बहुत कुछ काम किया था उसके पहले एक्टिविस्ट भी थी। बहुत कुछ करने के बाद वही बोलते हैं ना, लौट के बुद्धू घर को आए। जब बाल पकने लगते हैं तब फिर इंसान सोचता है कि भाई ये सब किया किसके लिए, मैं इधर आई क्यों, क्या सपना देखा था, क्या सोचा था मैंने, मिला में क्या, और वो सपना कहीं भी मिल सकता है क्या, ये सारे प्रश्न मन में आते हैं। तो क्योंकि जब सब देख लिया, खूब घूमा, विदेश काफी देशों में घूमा, सब कुछ अनुभव किया, बहुत काफी महीनों रही हूँ अलग अलग देशों में। ये अवसर मिला है, काम करने का भी अवसर मिला है, फील्ड वर्क करने का भी अवसर मिला है अलग अलग देशों में, अलग अलग भाषा सीखने का भी थोड़ा थोड़ा अनुभव मिला है। ये सब देखने के बाद अब जो है ना, तृप्ति हो गई है। सब देख लिया और अब मेरे को सब में एक समानता दिखने लग गई है। शुरू में जैसे बोलते हैं ना, आप चाहे सब चीनी लोग एक ही जैसे दिखते हैं, फिर जब वहां जाओगे तब आपको अलग अलग दिखने लगेंगे। फिर सबको देखने के बाद फिर एक समानता लगने लगेगी कि अच्छा हाँ, इन सब में एक यही है। तो वहां तक पहुंचने के बाद तब मेरे को ये, एक तो प्रेम अपने देश के लिए इसलिए है, और अपनी संस्कृति के लिए शायद इसलिए है कि वो अपनी है, जो पेट से निकली है, जो नस नस में भरी है। लेकिन लेकिन उससे ज्यादा शायद दूसरा कारण है, क्यों मेरे को ये लौट के बुद्धू घर को आने का। क्योंकि घर है इसलिए नहीं लौट के आने का है मुझे। घर में जो है वो अब मुझे पता चल रहा है कि वो सबसे उत्तम रूप है, सबसे उत्तम विधि है, सबसे उत्तम दर्शन है एक मानव का जीवन जीने का। ये मुझे अब दिख रहा है। पहले तो क्या लगता है कि विदेश देखो कितना चमकता है, वहाँ के लोग सब अच्छे रहते हैं, सब पढ़े लिखे हैं, सबके पास सब कुछ है, कितना अच्छे, कितने कैसे वो लोग चलाते होंगे अपना देश, वो लोग भी कितने अच्छे होंगे, तभी तो अपना देश इतना अच्छे से चलाते हैं। क्या है उन लोगों में, हम लोग कैसा अपना सड़े सड़े गले पले पड़े रहते हैं। अपने देश के प्रति हम लोग को उतना स्वाभिमान नहीं रहता, उतना गर्व नहीं रहता, उतनी अच्छाइयाँ नहीं दिखती, क्योंकि कचरा दिखने लगता है अपने आसपास, भ्रष्टाचार दिखता है, गंदगी दिखती है, अम, शायद महिलाओं के प्रति जैसे बर्ताव होता है सड़कों में, और वो भी कुछ कुछ एक दिखता है। ऐसा लगता है बाहर तो होता ही नहीं, देखो ना कैसे खुले घूमती हैं औरतें। मैं भी औरत हूँ, और जब मैं आई थी तब जवान भी थी, और भारत में भी मैंने बहुत कुछ ऐसा झेला है। पर ऐसा तो नहीं बोलूंगी कि कहीं और नहीं होता, ऐसा तो नहीं बोलूंगी कि गंदगी नहीं है कहीं और।
ऐसा तो नहीं बोलूंगी कि भ्रष्टाचार यहाँ पे नहीं है, सब है, वही सब कुछ है। लेकिन ऐसा है कि अपन जो है ना, अपन की वाणी में भी और अपन के रूप में भी, अपन बोले तो भारतीय लोग, अपन की संस्कृति, अपन का रहन सहन, कहीं से भी हो भारत के, तो हम लोगों में एक सहजता है, एक सीधापन है, एक साफ साफ बोलने की आदत है, एक साफ साफ देखने की आदत है। थोड़ा बहुत छुपाने की आदत कम है कि भाई कोई आ रहा है तो चुपचाप ऐसे घर को ऐसे ढांक दो, चादर से सब कुछ गंदगी को ढांक दो, अपनी भाषा से अपने अंदर के विचार अच्छे हो ना हो ढांक दो। ये ढांकने की हम लोग को आदत नहीं है। तो क्यों आदत नहीं है, ये सारे प्रश्न मन में आते हैं कि भारत के लोग वाकई ऐसे हैं क्या, जैसे हैं वैसे ही हैं। आपको भारत की सड़कों में मरते जीते सारे रूप दिख जाते हैं भारत की सड़कों पर। जन्म भी वही होता है कई लोगों का, मरते भी वही हैं, गलते भी वही हैं, खुशी भी वही होती है, हंसते भी वही हैं, भूखे भी वही हैं, खाते भी वही, सब कुछ वही कर लेते हैं सामने सामने। यहाँ पे जब मैं आई, आपको सबसे पहले बताऊंगी, पेन स्टेट आई थी, पेन स्टेट यूनिवर्सिटी पीएचडी पढ़ने। मेरे एडवाइजर, उनको मैं अपने पिता समान मानती हूँ, हैं यही अमेरिकन है। उनको मैंने बोला एक दिन, एक आध महीने रहने के बाद, मैंने कहा डॉक्टर बी, वेयर आर द चिल्ड्रन इन दिस कल्चर। बच्चे ही नहीं दिखते थे, छोटे छोटे बच्चे अपन को कहाँ हंसते खेलते आवाज आती है हर जगह भारत में। मैंने कहा वेयर आर द चिल्ड्रन, व्हाई डू दे ओनली कम आउट ऑन संडेज एंड सैटरडेज, वेयर आर दे इन द रेस्ट ऑफ द वीक। तो उन्होंने ऐसे चौंक के देखा, बोले हाँ, वेलकम टू अमेरिका। मतलब एक छोटी सी बात है कि अपन को चहल पहल नहीं दिखती, सड़क पे लोग नहीं दिखते, गाड़ियां तमाम दिखती हैं। तो ये सारे जो चमकीले अपन को साफ साफ दिखते हैं, तो दिखता है बच्चे हैं तो चहकते क्यों नहीं, चिड़िया आपकी चहकती क्यों नहीं, रोते क्यों नहीं लोग, भाई दुख तो है सबको, रोते क्यों नहीं, हंसते क्यों नहीं, नाचते क्यों नहीं, पिटाई क्यों नहीं करते। मैंने तो भारत में लड़ाई पढ़ाई सब देख ली है, सड़क पे मार पिटाई सब कुछ हो जाता है वहीं पे, यहाँ पे कुछ नहीं दिखता। तो ऐसे लगता है कि ये लोग बहुत शांत होंगे, लड़ते नहीं होंगे, साफ रहते ही होंगे, नियमित होंगे, अनुशासित होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। जितनी तकलीफें अपन को हैं उतनी यहाँ पे है, लेकिन एक रूप बनाने का यहाँ पे पद्धति है, एक रूप दिखाने की पद्धति है, भाषा में भी और रूप में भी, फिजिकल रियलिटी में भी। फिजिकल रियलिटी को कैसे दिखाते हैं और अपने आप को कैसे दिखाते हैं, और फिर जैसा आप दिखाते हैं आप वैसे ही, वही आपको, उसी में आपको कंफर्ट लगता है ना, आपको, यू डोंट नो एनी डिफरेंट, बचपन से वही देखा है, तो दैट ओनली इज कंफर्टेबल। अभी जब मेरे जैसे कोई आ जाए और पटर पटर मुंह पे ही बोल दे सब कुछ कि मुझे किसी ने कोई गिफ्ट दिया है, इंडिया में तो क्या, किसी ने कुछ दिया, आपको नहीं अच्छा लगा तो भी मैं तो भारत में वापस कर देती हूँ, अच्छा लगा तो भी वापस कर दे, मुझे किसी से कुछ चाहिए ही नहीं, आपने मुझे दिया बहुत मेहरबानी, अब आप वापस ले लीजिए। यहाँ पे आपको नहीं अच्छा लगा या फिर आपको लगा कि ये तो व्यर्थ चीज है, किसी और के काम आ जाएगी, और बोल दो, तो उनको दिल में बुरा लग जाता है। ठीक है, मैंने बोला एक बार बुरा लगेगा, अगली बार तो देंगे तो नहीं, कम से कम मुझे तो नहीं देंगे, कम से किसी और को दे। लेकिन मैं करती हूँ ऐसे, अभी भी बोलती हूँ। तो मेरे को यहाँ पे मुंह फट बोलते हैं, यहाँ पे बोलते हैं कि इसके मुंह से कुछ भी निकल आता है। मैं बोलती हूँ नहीं, कुछ भी नहीं निकलता, जो है वही निकलता है। लेकिन आज तक, जैसे आपने बोला 23-24 साल हो गए, लोग बोलते क्या है और मायने क्या है मुझे आज तक नहीं समझ आया, अभी तक नहीं समझ आया। आज ही हम लोग की बात हो रही थी मेरे पति से, फोन बजा, फोन उठाया, उन्होंने कुछ पूछा, तो जवाब इनको पता था, नहीं बोला, बात को ऐसे ऐसे करके उन्होंने बोला अच्छा मैं बोल दूंगा, उसको बोल दूंगा, जवाब दे देगा करके। मैंने जब फोन रखा मैंने कहा आपको पता तो था,
साफ साफ बोल देते, खामोखा वो बेचारा यहाँ वहाँ उत्तर ढूंढेगा। कहते मुझे बात करने का मन नहीं है, मैंने मना नहीं, मैंने बोला ही नहीं। मैंने कहा मन नहीं है तो आप बोल दो ना मेरे पास समय नहीं है, इसका पर उत्तर ना गीतांजलि है। जी, ऐसे लोग तो हर जगह होते हैं, आपको नहीं लगता? हाँ होते हैं, तो होते फिर होंगे, और भारत में भी होते हैं, लेकिन भारत में जिस आप अगर रूलर से मेजर करेंगी तो जमीन आसमान का अंतर है। यहाँ पे वो नॉर्मल है। ये जो भाषा हुई ना आज, ये जिसका उदाहरण मैं दे रही हूँ, यह यहाँ पे एकदम नॉर्मल है। अच्छा। मतलब इतना नॉर्मल है कि मतलब कि मैं बोल नहीं सकती। मेरे ठीक। पास मेरे पास 2 अमेरिकन दोस्त हैं अभी। एक हम्म। का मैं आपको परिचय दे चुकी हूँ, और वो हाँ। है अपन के नृत्य के कलाकार अच्छा। पैट्रिक सूनो जी। अच्छा गीतांजलि जी, मैं जी। ना पिछली बार जो आपसे बात हुई उसके बाद लगातार मेरे दिमाग में था कि मैं आपसे पूछूं कि वो आपके साथ ही यूनिवर्सिटी में थे पैट्रिक, तो वो किस सब्जेक्ट के टीचर थे? क्या डांस या कोरियोग्राफी, क्या किस नाम से वो विषय था, ये जानना चाहती थी मैं। और वहाँ उस विषय का एजुकेशन किस कैसा कराया जाता है? यदि डांस ही है, वेस्टर्न का है, तो क्या वो एक सब्जेक्ट के रूप में वहाँ पढ़ाया जा रहा था और वो टीचर पैट्रिक वहाँ उस लिए थे? हाँ, तो यूनिवर्सिटी में यहाँ पे एक डांस का डिपार्टमेंट है कहाँ आप जिस यूनिवर्सिटी अलग में? से। हाँ, जी। यूनिवर्सिटी ऑफ कैंसस में पढ़ाती थी मैं, वो अभी भी है वहीं पे। आप कोई भी उनको गूगल करके ढूंढ लीजिए, पैट्रिक अच्छा। सूजो, SUZEAU, अच्छा। पैट्रिक सूजो। मैं और मैं उसमें ढूंढ रहा हूँ मैम, फिर मैं उसको डालता हूँ। हाँ जी। शेयर करिए। उनका जी। एक डांस कंपनी भी है उनकी, और अपनी उनकी पत्नी के साथ, कोअन सूजो, KOHEN, उनकी पत्नी जी। का सरनेम है जी। सूजो। जी। अब जी। तो वो उनकी उम्र हो गई होगी 83, उनकी तो उस पत्नी की उम्र यूनिवर्सिटी उनसे में बड़े हैं। जी दोनों आए थे? जो आए हम्म, आई थी वो उनकी वाइफ ही थी ना? हाँ हाँ, 13 साल अच्छा। बड़ी है उनसे, 13 साल बड़ी है उम्र में। अच्छा। अच्छा। अच्छा गीतांजलि जी, आप ना उस यूनिवर्सिटी में डांस को किस तरीके से या म्यूजिक को कैसे पढ़ाया जाता है, सिलेबस में कैसा इंक्लूड है, हाँ आप तो बताएंगी? हाँ, तो मुझे उस एकदम पूरी जानकारी तो नहीं है, लेकिन वो डांस डिपार्टमेंट में उन्होंने खुद बैले सीखा है और कंटेम्प्ररी डांस सीखा था अच्छा। अपने अपने जमाने के। और जब अच्छा। उन्होंने शुरू किया तो उन्होंने बहुत पापड़ बेले, हे भगवान, उन्होंने और उनकी पत्नी ने मेरे ख्याल 15 साल ऐसे पापड़ बेले कि अम, आज का सुबह का खाना तो हो गया, अभी रात के लिए क्या करेंगे। अच्छा। हाँ, फिर उनको जाके यहाँ पे, और उनको जितनी भी नौकरियां मिलती थी यूनिवर्सिटी से या कोई भी म्यूजिक कंपनी, डांस कंपनी से, तो वो शॉर्ट टर्म रहती थी भी, एक कुछ कार्यक्रम आया करके आप जाइए। अब वो कर लिया, फिर अपने ठन ठन गोपाल। और न्यूयॉर्क जैसी सिटी में आपको रहने का खर्चा, ये सब, तो बहुत पापड़ बेले उन्होंने। जहां पे मिलती थी नौकरी भाग के जाते थे, दोनों के दोनों ने ऐसे किए। यहाँ पे यूनिवर्सिटी में आकर उनको फिर काफी इतने 15 साल, 12-15 साल में बहुत अनुभव भी हो गया ना, पढ़ाने का भी, घूमने का भी, लोगों से मिलने का भी, तो वो सब बढ़ता गया। उनको यहाँ पे फिर एक फैकल्टी की पोजीशन मिली यहाँ अच्छा। पे, दोनों अच्छा। को। पहले अच्छा। हाँ, दोनों को। तो उसमें यहाँ पे जैसे वो कोरियोग्राफी की भी क्लास पढ़ाते हैं, बैले भी पढ़ाते हैं, कंटेम्प्ररी भी पढ़ाते हैं, भरतनाट्यम भी पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी कैसे चलती है हम्म। कि उनके जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे मैं भी एक सेमेस्टर के लिए उनके साथ भरतनाट्यम की क्लास में ज्वाइन किया, तो कोई भी यूनिवर्सिटी का ज्वाइन कर सकता है। अच्छा। लेकिन क्लास में ज्यादातर कौन बच्चे थे? डांस मेजर बच्चे थे। अच्छा। तो वो डांस मेजर में, उसमें वो लोग चुन लेते हैं कि मेरा बैले मेजर है, या मेरा कंटेम्प्ररी मेजर है, या मेरा हिप हॉप मेजर है। आजकल हिप हॉप बहुत चल रहा है यहाँ पे।
ऐसे करके वो लोग चुन लेते हैं, या मुझे कोरियोग्राफी में मेजर करना है, तो वो जो मेजर हो जाता है फिर उनके लिए, जैसे बैले मेजर बच्चा है तो जितनी बैले की क्लासेस उनके कोर रिक्वायरमेंट्स रहते हैं कि भी इस सेमेस्टर आपको ये 3 कोर्सेज करने हैं मेन, उसके आगे आप एक डाइवर्सिटी कोर्स चाहिए। डाइवर्सिटी कोर्स बोले तो कुछ एक अलग, तो जैसे ये भरतनाट्यम डाइवर्सिटी, डांस डाइवर्सिटी हो गया। लेकिन अगर कोई फिजिक्स मेजर है मान लीजिए दूसरे डिपार्टमेंट में, उसको भी एक डाइवर्सिटी का कोर्स करना होता है, तो वो कुछ भी चुन सकता है। पॉटरी चुन लिया उसने, या जर्नलिज्म चुन लिया, या एंथ्रोपोलॉजी चुन लिया, या डांस चुन लिया। अच्छा ऐसे करके कुछ एक डाइवर्सिटी के क्रेडिट्स होते हैं कि आप अच्छा यहाँ से हट के कुछ भी करिए। अच्छा तो ये जो बच्चे होते हैं ये 4 साल का होता है यहाँ पे, अंडर ग्रेजुएट डिग्री जैसे बीए बोलते हैं आप लोग। हाँ 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 तो वो 4 साल में इन लोग को हर सेमेस्टर एक सेमेस्टर के अंत में एक कार्यक्रम होता है डांस का, हर सेमेस्टर। ये अच्छा डिपार्टमेंट जो डांस है वो एक तैयार करता है। अच्छा उसमें जितने फैकल्टी हैं अच्छा वो अपना भी अपने तरफ से कुछ एक बच्चों के साथ कभी कभी खुद ही एक संगीत चुनेंगे, फिर उसको कोरियोग्राफ करके कुछ एक तैयार करेंगे। उसमें फिर जो जो फैकल्टी होते हैं वो चुनते हैं कि मुझे इसमें 20 डांसर चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वेस्टर्न डांस में ढेर सारे डांसर्स स्टेज पे आ जाते हैं। इन लोग अच्छा की पद्धति में हम लोग में तो एक रहेगा, ज्यादा हो गया तो 2 हो गए, पर यहाँ पे तो स्टेज भर भी सकता है, करीब 20-25 भी आ जाते हैं एक प्रोग्राम में। हम्म, तो उसमें क्या होता है कि वो फिर चुनते हैं कि मुझे ये वाला डांसर चाहिए, ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए, और छोटा सा रोल है उसमें तुम करोगे, उसमें तुम, क्योंकि ये क्लासेस पढ़ाते पढ़ाते बच्चों को जान लेते हैं। तो फिर जो बच्चा ज्यादा चुना जाता है सब में, मतलब वो अच्छा ही होता है, मेहनत भी करता है और लगन से भी करता है और घर जाके तैयार भी करता है। फिर वो उसको कोरियोग्राफी में भी बोलते हैं कि भाई यहाँ से ये टुकड़ा हम लोग को नहीं जम रहा है, इसको आप थोड़ा सा ठीक करिए, अपनी तरफ से कुछ करके लाइए। ऐसे करके बच्चे तैयार होते हैं और हर सेमेस्टर उनको परफॉर्म करना होता है। हम्म, उसमें मैं हर सेमेस्टर जाती हूँ इन लोग के प्रोग्राम में। और कई एक बार अगर किसी फैकल्टी को देखा है डांस करते, इतने साल हो गए मुझे यहाँ, 10 साल हो गए यूनिवर्सिटी में, 10 से ज्यादा पढ़ा, 10 से ज्यादा ये मैं देखने आ रही हूँ। अगर किसी फैकल्टी, वैसे तो बच्चे ही डांस करते हैं सारा, और सारे कोरियोग्राफी फैकल्टी के साथ होती है मिलके, लेकिन अगर किसी फैकल्टी ने डांस किया है तो वो है पैट्रिक। नहीं तो ज्यादातर उनकी हालत खराब हो जाती है। जब तक पढ़ाने तक आते हैं तो शरीर ढीला हो जाता है, तो बूढ़ा जाते हैं, तो जो भी कारण के वो अपना उतना स्टेमिना रखना, 15 मिनट या 10 मिनट पूरा एकदम चला के रखना इज नॉट इजी। 70 साल के हैं वो, 70 के ऊपर हो गए अभी वो, अभी भी वो परफॉर्म करते हैं। तो बाकी कोई फैकल्टी मैंने नहीं देखा परफॉर्म करते हुए यहाँ पे के वो स्टेमिना तो मैम प्रैक्टिस से ही डेवलप किया होगा ऑफ कोर्स। हाँ हाँ। और डेली प्रैक्टिस। अभी भी कभी भी उनको पूछ लीजिए, वो और उनकी पत्नी तो अब रिटायर हो गई हैं, अगले साल पैट्रिक रिटायर हो जाएंगे। हर रोज उनके नियमित 2 घंटा अपना रियाज चलता है। उसमें कहते हैं मैंने शायद ही कितने सालों में एक दिन का भी गैप लिया हो, बहुत बड़ी शायद। बात है ये, बहुत बताइए बड़ी बहुत, बात है। बहुत बड़ी रोज बात रोज 2 घंटा मिनिमम उनका सेट है दोनों जी का। जी जी। और उन्होंने ये अपने घर में नीचे बेसमेंट बनाया है, कमरा खास खुला, कि इसमें हम लोग का रोज होएगा। तो ये गीतांजलि सीखने वाली बात है स्टूडेंट्स के यही लिए। बात मैं कहना चाह रही हूँ कि ये बात जो उनमें जुनून है, हम तो सोचते हैं आज ये हो गया, आज की प्रैक्टिस बंद, आज ये हो गया, आज हम नहीं करेंगे। हम 10 दिन नहीं करते और 10 महीने पीछे चले जाते हैं। तो ये तो इन लोगों का जो ज्यादातर लोगों का, जैसे मेरी एक स्टूडेंट थी थाईलैंड की, सुवन, मैं देखती थी इतने नियमित, इतनी रेगुलर, और इंडिया आने के बाद मुझे लगता है कि वो सवेरे 4 बजे से रात 9 बजे तक वो पूरा समय देती थी अपना। हम्म।
तो ये विदेशी लोग जो इंडियन संस्कृति को, या खैर पहले की बात तो ये है कि उनका जो भी वहाँ का बैले या कोरियोग्राफी का है, पर जो मैं देखती हूँ कि विदेशी आते हैं वो बहुत ही गंभीरता से लेते हैं हमारी चीज को, और ये हमको सीखना है। सीखना है, लेकिन ये तो आपको मानना पड़ेगा कि जो इंसान यहाँ तक पहुंच गया है, ऐसे कम ही होते हैं हर देश में, है तो भारत में भी। पर हाँ, इतना जो आगे पहुंच गया है, तभी मैंने आपको बोला 11-12 साल में मैंने कोई फैकल्टी को डांस करते नहीं देखा। इतनी लगन देखिए ना, यहाँ के लोग हैं, सब में नहीं है, उनमें है, उनकी पत्नी में है, उनको दोनों को देखा है मैंने डांस करते। उनको तो मैंने करीब 6-7 साल पहले देखा था, उनकी पत्नी को, मतलब वो 75 साल की थी। नहीं, पर इसके पीछे क्या आपको लगता है कि वो कितने साल से इंडिया आ रहे हैं? वो उनको 40 साल से ज्यादा हो गए, हर साल आते हैं, सोचिए आप। तो क्या इसका आपको लगता है कि ये प्रभाव है? क्यों और फैकल्टी में ये आपको नहीं दिखता, वो पैट्रिक में दिखता है? क्योंकि वो पैट्रिक हैं और वो उनकी अच्छा, पत्नी है, ये लोग अनोखे हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ के सब लोग ऐसे रियाज करते हैं। तभी मैंने आपको बोला, बच्चों में भी वही है, स्टूडेंट्स में, मतलब कई स्टूडेंट्स हैं जो बहुत ही, अभी मैं पूछती हूँ पैट्रिक से, मैंने कहा आपको इतने साल हो गए यहाँ पढ़ाते, आप कितने ऐसे स्टूडेंट्स गिन सकते हैं जो बहुत ही एकदम जिनको आप ऐसे मिलके और जिनको देख के आपको प्रेरणा मिलती हो कि भाई ये बच्चा तो एकदम ऊपर पहुंचेगा ही। कुल मिला के उनके हाथ भी नहीं, हाथ की उंगलियां नहीं भरती होंगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ सब ऐसा करते हैं, लेकिन जो करेगा उसी से तो हम मिल पाएंगे ना, बाकी तो हमको पता ही नहीं ना, क्यों मिलेंगे हमको बाकी लोग? यही तो हमको प्रेरणा देते हैं, जो जो इतना आगे आ चुका, तभी तो हम लोग पैट्रिक के बारे में बात कर रहे हैं। बात कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छा, अभी एक मैं वही कहने वाला था। एक बात और है कि जैसे ये डांस डिपार्टमेंट के बारे में आपने बताया, क्या म्यूजिक का वहाँ सेपरेट डिपार्टमेंट है? यदि है तो क्या म्यूजिक और डांस एक साथ काम करने का, या इस तरीके का, किस तरीके से वहाँ का होता है म्यूजिक और आपने डांस? बहुत अच्छा टॉपिक छेड़ा है, बहुत बहुत अच्छा टॉपिक छेड़ा है, ये मैं भूल भी जाती बात करना, लेकिन आपने बहुत बहुत सही प्रश्न पूछा है। यहाँ का जो संगीत का जो डिपार्टमेंट है, उसको नृत्य के डिपार्टमेंट से कोई लेना देना है ही नहीं, आप सोचिए। अच्छा। और जो यहाँ का जो बहुत विशाल है, एक्चुअली यहाँ का जो संगीत डिपार्टमेंट है केयू का, बहुत विशाल है, और वो सारा पश्चिमी शास्त्रीय पद्धति पे जाता है, और वो मान के चलते हैं कि पश्चिमी शास्त्रीय संगीत से अच्छा या के मुकाबले तक दुनिया में कुछ है ही नहीं। बिना सोचे मानते हैं, बिना देखे मानते हैं वहां के लोग। उनको सारे दुनिया के, जितने दुनिया के अलग अलग संगीत के जो पद्धति हैं या स्टाइल्स हैं, या जो भी, कहाँ से, भारत के अकेले देख लीजिए आप, वैसे तो सारी दुनिया में है, लेकिन जितनी भी हैं, ये सब उनकी एथनिक म्यूजिक एक क्लास में सब निपट लेते हैं। एथनिक म्यूजिक एक क्लास में हो जाता है उनका, उनको कोई रुचि नहीं है। उनके पास में कितना गए, यहाँ के डांस संगीत डिपार्टमेंट के पास में कितने बार गई कि आपके साथ भी मैं काम करना चाहूंगी, आपके साथ भी मैं थोड़ा देखना चाहूंगी, शायद जैसे पैट्रिक के साथ हो गया। तो ऐसा मुझे कोई नहीं मिला किसी को। वो लोग मान के चलते हैं कि इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं, तो आप पता नहीं क्या लेके, अच्छा आप एथनिक फोक म्यूजिक के बारे में बात कर रहे हैं, मेरे को ऐसे बात करते हैं। अच्छा आपका जो फोक म्यूजिक है, मैंने कहा नहीं, फोक तो नहीं है, फोक भी है, बहुत अच्छा फोक है, मैं ऐसे शास्त्रीय क्लासिकल की बात कर रही हूँ। कहते अच्छा यहाँ पे शायद पता नहीं कोई करता नहीं है, हम लोग नहीं करते, इंटरेस्ट नहीं है। गीतांजलि जी, अब देखिए अच्छी बात है, मेरी एक स्टूडेंट है नवीनी, वो मॉरिशस में है भी, वो भी आपसे जुड़ गई है। अच्छा, देखिए, अभी मैं देख रही थी, तो मैं ये
पूछना चाह रही थी कि आप कह रहे थे कि वहाँ अपने म्यूजिक को उन लोग समझते हैं कि सब कुछ है। तो जब इंडियन आर्टिस्ट, क्या वो उस डिपार्टमेंट में कभी विजिट करते हैं या किया है? हाँ, ये भी आपको एक बताती हूँ। तो हमारे ही शहर में, हमारी ही यूनिवर्सिटी में, कौस्तुभ जी, आप इसको भी गूगल करिए। उनका नाम है पूर्णा प्रज्ञा बंगेरे। मतलब ये कोइंसिडेंस कहना चाहिए, मैं अभी वही देख रहा था और उन्हीं को ही मैंने देखा अभी। हाँ, पूर्ण पग ये हैं वर्ल्ड क्लास वायलिनिस्ट हैं। अच्छा। ये उनके हैं शागिर्द। क्या नाम है उनका? इंडिया के टॉप वायलिनिस्ट, वहां के मैसूर के। अच्छा। एम एम के एक MR, क्या नाम है उनका? जो कि सिंगर भी है ना? MTR नहीं, क्या नाम है उनका? मेरे को पता है नाम, अभी याद नहीं आ रहा। आप देख के बताएं तो कौस्तुभ जी। मतलब वो आप सबको उनके बारे में परिचय है। उनसे उन्होंने सीखा है। और आजकल पूर्णा मेरे बहुत करीब दोस्त है, मेरे भाई अपने मानती हूँ, राखी बांधती हूँ उनको। वो उन्होंने पश्चिमी संगीत भी बहुत कुछ पढ़ा है। उन्होंने वो दोनों को मिलाया है। मतलब वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक और इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को उन्होंने मिलाया है मैथमेटिकली। वो मैथ के प्रोफेसर हैं और संगीत में वो लेके आए हैं। उनका एक CD मैं आपको बोलूंगी, पता नहीं आपके पास कैसे मिलेगा। उनका एक CD निकला है, पूर्णा पूर्ण लोक क्वार्टेट ऐसे करके है वो। इतना फर्स्ट क्लास CD है। उन्होंने कैसे मिलाया है ये दोनों पद्धतियों को, जिसमें जैसे इंडियन क्लासिक, पता नहीं इसमें हमारे ग्रुप में कोई है क्लासिकल संगीत के स्टूडेंट्स में या कोई? काफी लोग हैं, पर जो नाम काफी बता है। रहे हैं ना, एन राजम, वो तो नहीं होंगे, वो तो नहीं लास्ट नहीं 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 नहीं, सुना। एन राजन थे तो बहुत बहुत बुजुर्ग। सुब्रमण्यम ने? नहीं। नहीं नहीं नहीं, देखिए आप उनका नाम कौस्तुभ जी, उनका CV, उनका एक वेबसाइट है पूर्ण प्रज्ञा, पूर्ण वायलिन। देखिए आप, उनकी खुद की वेबसाइट है, उसमें उनके गुरु के नाम लिखे हुए हैं। तो ये जो उन्होंने तो मतलब वो वर्ल्ड क्लास हैं। उनको यहाँ से कितने लोग बुलाते हैं अपने यूनिवर्सिटी, अपने स्टेज पे लंदन बुलाते हैं बजाने। और यहाँ का म्यूजिक डिपार्टमेंट है ना, वो कहते हैं कि मुझे इसमें दरवाजे के अंदर घुसने के लिए भी मुझे कितने साल पैर पापड़ बेलने पड़े। उनको मतलब ही नहीं किसी से, पूर्णा से मतलब नहीं, जबकि पूर्णा इज सच अ अमेजिंग वायलिनिस्ट। तो इज इट ये है। MS गोपाल कृष्णन? हाँ 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 हाँ, पूरा बोलिए। MS गोपाल कृष्णन। MS, हाँ MS जी, हाँ MS गोपाल कृष्णन, MS जी, करेक्ट। उनका नाम सुना होगा आपने, जो भी यहाँ पे संगीत में पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। जी जी जी। मतलब बहुत ही, वो तो भारत के बहुत जाने माने वायलिनिस्ट हैं। उनके वो शागिर्द रहे हैं और बहुत उत्तम, बहुत हाई क्लास वायलिनिस्ट हैं। जी बहुत ही जी हाई क्लास वायलिनिस्ट हैं। उनका आप कभी भी सुनिए, उनका एक CD जो आया उसको सुनिए आप। तो लेकिन वो भाव ही नहीं देता यहाँ का डिपार्टमेंट, बिल्कुल भाव नहीं देता उनको। अभी इतने साल बाद, शुरू से है उनको यहाँ पे करीब 30 साल हो गए यूनिवर्सिटी में। उनको अभी 2 साल पहले एडजंक्ट फैकल्टी का पोजीशन दे के कि भाई चलिए आप कभी कुछ अगर कोर्स पढ़ाना चाहें तो। पापड़ बेलने पड़े उनको इसके लिए, घुसने के लिए, आप सोचिए ये। और उसमें भी 1-2 लोग ही बात करते हैं उनसे, बाकी बस किसी कोई मतलब ही नहीं रखता। कि हमारे आर्टिस्ट कितने बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं जो वेस्टर्न कंट्री में जाके बस गए। हम्म। तो उनको मतलब जरूर उनको ये अप्रिसिएशन तो मिलता होगा, या उनको वो रिस्पेक्ट मिलता होगा उनकी म्यूजिक को। हाँ, नहीं मिलता है। यहाँ पे श्रोता बहुत लोग हैं,
कैसे प्रोग्राम्स देखिए, होते हैं इनके, कहाँ होते जैसे, हैं? हाँ, जैसे मेरे को पूर्णा जी हरदम बोलते हैं कि गीता, तुम्हारे कारण सबसे पहले जब मेरे को लोगों ने जाना माना वो था जब तुमने मेरे लिए एक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया था स्पीक मैके के द्वारा। मैं स्पीक मैके के साथ जुड़ी हूँ बहुत सालों से। तो स्पीक मैके के द्वारा मैं कई कलाकारों को लाती थी। मैं यहाँ से थाईलैंड के एक भरतनाट्यम डांसर को भी बुला के लाई हूँ। विदेश से भी बुलाई हूँ मैंने, नॉन इंडियन। उनको भारत का कुछ मतलब भाषा नहीं आती, लेकिन जीवन भर उन्होंने अपने बस, उनके नस नस में भरतनाट्यम था। एक थाईलैंड के डांसर को बुलाया था, ऐसे करके फिर मैंने पूर्णा जी का भी एक कार्यक्रम बनाया। तो मेरे को बोलते हैं कि तुम्हारे कारण मेरे को आज, दैट वाज माय फर्स्ट, बोलते हैं बिग बिग परफॉर्मेंस। तो उसके कारण बोलते हैं, लेकिन वो वर्ल्ड क्लास है वो खुद ही में। कैसे उनके प्रोग्राम होते हैं, जैसे एक यहाँ पे ज़ेन सेंटर है, उनके दोस्त हैं वो लोग। ज़ेन सेंटर में जैसे करीब 25-30 लोग आ जाते हैं, जगह बैठने की है, वहां पे बैठ के कर लेंगे। कभी कभी कोई यूनिवर्सिटी बुलाती है उनको, वहां पे हो जाती है। कभी कोई संस्था, जैसे यहाँ पे कैंसस सिटी में एक संस्था है, भारतीय संस्कृति की कोई संस्था है, कभी वो बुलाती है। इस प्रकार के यहाँ पे प्रोग्राम होते हैं। और आपने बोला जैसे भारत के कई अनेक कलाकार यहाँ के बस गए हैं, उनका भी तो नाम होगा। मैं ये नहीं कह रही कि कलाकारों का नाम नहीं है यहाँ पे, मैं कह रही हूँ कि जो डिपार्टमेंट है म्यूजिक का, वो भाव नहीं देता। लोग तो देते हैं, आप सुनने जाएंगे तो जिसने आपको दिल में छू दिया तो आप उसको डिग्री थोड़ी देखते हैं, वो तो दिल की बात हो जाती है, तब तो आप डिग्री नहीं देखते। ये अच्छा। है। हाँ, अच्छा गीतांजलि जी, ये कहना था कि जो ऑडियंस होती है इनकी, जैसे आपने तो स्पीक मैके में मतलब टॉप मोस्ट जो आर्टिस्ट हैं हमारे इंडिया के, उनको आपने देखा होगा, उनके साथ रहा होगा। तो इनको जो देखने या सुनने जाते हैं, वो वहाँ के भारतीय कौम के ज्यादा होते हैं कि ये पाश्चात्य वाले भी होते हैं या दूसरे देश के भी लोग होते हैं? इनकी तुलना क्या होती है, मतलब? हाँ, ये प्रश्न अच्छा है। वो उसका जवाब जो है, उसका उत्तर निर्भर करेगा आप कौन सी जगह पे हैं। जैसे हमारे लॉरेंस देश शहर में, इस शहर में ये प्रमुख यूनिवर्सिटी शहर है। अच्छा। हाँ, इसका मतलब इसमें ज्यादातर जो जनता है इस शहर की, वो यूनिवर्सिटी से आगे पीछे लगी है किसी न किसी रूप से। अच्छा। ज्यादातर 70-80% ये जो उतना बड़ा शहर नहीं है, लेकिन शहर है अच्छा खासा। तो इसमें हम लोग के भारतीय परिवार उतने नहीं है, होंगे करीब पता नहीं कितने परिवार होंगे। एक आध बार मैं सोचती हूँ, करीब होंगे ज्यादा से ज्यादा 200, 150 होंगे। बहुत बहुत सोचा तो 150-200 होंगे। उसमें से जैसे पूर्ण प्रज्ञा के कार्यक्रम में या मेरे स्पीक में के कार्यक्रम में ज्यादातर विदेशी लोग होते हैं। भारतीय भी होते हैं, ऐसा तो नहीं है कि नहीं होते, 20-25 आ जाएंगे, पर रहेंगे ज्यादातर विदेश के, क्योंकि उन्हीं को मैं उन्हीं उन्हीं तक पहुंचने का मेरा लक्ष्य रहता था। तो पहले जब मैं स्पीक में के करती थी तो मैं शाम को देर से करती थी, उसमें सब भारतीय लोग आते थे। उनको अच्छा। आदत है हम लोग को शाम को देर से करना। लेकिन उसमें जो मेरे केयू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स लोग आते ही नहीं थे, वो लोग अपना पार्टी पुर्टी कर रहे हैं। लेकिन स्पीक मेके का क्या मिशन है, वे युवकों तक पहुंचना। तो मैंने वो शाम का बंद कर दिया। वो बहुत प्रोग्राम चलता था मेरा, 400 लोग आते थे। लेकिन फिर मुझे लगा कि प्रोग्राम तो अच्छा चलता है और खूब अच्छा चलता है, लेकिन उसका लक्ष्य नहीं पूरा हो रहा। तब मैंने उसको दोपहर को शुरू करना था, 3:30 बजे, 4 बजे, 3 बजे दोपहर को। यूनिवर्सिटी के बच्चे, चलो क्लासेस खत्म हो गई हैं, थोड़ा सा टाइम मिलता है, खाना भी खा लिया, आने का चांस रहती है। कितना जुड़ पाते हैं इंडियन म्यूजिक से, जो वहाँ की ऑडियंस है, वो कितना जुड़ हम्म, पाते
हाँ, ये अच्छी, आपने एक अच्छी बात करी। अब जैसे आज आज सोमवार का दिन है हम लोग का, तो सोमवार को मैं यहाँ 11 साल से एक बैठक करती हूँ घर पे, जिसमें कोई भी आ सकता है, शहर का पब्लिक के लिए ओपन है रहता है। तो ये कोविड के कारण अभी मैं अपने पीछे बाहर पोर्च में करती हूँ, जिसमें एक छत लगी हुई है ऊपर, बाकी खुला है, बगीचा है। तो अब मेरे और मैं उसमें 11 साल से 12 साल से अपने 12 क्या 13 साल से कर रही आ रही हूँ, हर सोमवार को ज्यादातर। तो सब लोग को पता है इसमें, लेकिन आने वालों में से मुश्किल से करीब 5-10 बार कोई एक भारतीय, एक और अलग औरत आती थी, एक महिला। बाकी सारे यहाँ के अमेरिकन लोग आते हैं मेरे पास, ऊपर से नीचे तक। ये लोग क्या, उनको क्या मिलता है? उनको शांति मिलती है। ये उनको शांति मिलती है, और उनको एक ये और शायद मिलता है, क्योंकि मैं ज्यादातर मंत्र गान ही करती हूँ। लेकिन अब जैसे मेरे पास सभी आने लगे हैं, वो बेस होता है कि यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट होता है, खूब बड़ा होता है। वो करीब होता होगा 9-10 फुट ऊंचा होता है, और खूब बड़ा वायलिन जैसा, इतना चौड़ा, चौड़ा बोले तो 3 फुट चौड़ाई तो उसकी रहती है। उसकी खुद इंस्ट्रूमेंट की मोटाई ये रहती है, मतलब करीब करीब पौन फुट तो उसकी मोटाई रहती है, इतनी चौड़ा वायलिन, इतना बड़ा वायलिन, आप सोचिए, उसको बेस बोलते हैं। वेरी वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट है बहुत। उसमें जो उसके जो तार होते हैं ना, मोटे तार होते हैं, जैसे एक बारीक पेंसिल जैसी हो उतनी। तो अच्छा। उसकी बहुत गंभीर आवाज होती है। तो मेरे पास वो आए करीब 2-3 हफ्ता पहले, पहली बार कहते हैं कि मैं पहले बेस अपने बैंड बूंद, इन लोग के तो गैराज बैंड चलते रहते हैं ना यहाँ, हमारे बहुत सारे बैंड आपस में, कहते हैं सब कुछ बजाए, लेकिन तुम्हारे बारे में कब से सुन रहा हूँ कि तुम करती हो करके, अब मेरे को, मैं आ सकता हूँ? मैंने कहा आप आइए, कोई भी आ सकता है। तो अभी वो 2-3 बार से आ रहे हैं, और हम लोग अपना आज जैसे त्र्यंबकम यजामहे गाया, महिषासुर मर्दिनी का, अयिगिरी नंदिनी, दुर्गा का गाय, ये सब गाय, मस्त बजाया उन्होंने। पहली बार सुना ये सब। सुनते हैं, पहले ध्यान से सुनते हैं, फिर उन समझते हैं। बोलते हैं आपकी ट्यूनिंग किस पे है? मैंने कहा ट्यूनिंग जैसा तानपुरा बोल रहा है वो ट्यूनिंग है। बोलते हैं जी है, जी शार्प है। मैंने कहा वो सब नहीं मानते हम लोग। तो आप काम से सुनिए और आप अपना ट्यून करिए। कहते हैं एक्चुअली जी भी नहीं है, जी शार्प भी नहीं है, आपका सुर बीच में कहीं है। मैंने कहा हाँ, वहीं पे आ जाइए आप। तो अपना ट्यून ज्ञान करके उन्होंने, और कुछ तो भी अपना जैज थोड़ा सा बजा रहे हैं बीच बीच में, हम गा भी रहे हैं। एक तबलची आते हैं, वो भी अंग्रेज है, यहीं के, इसी शहर के, तबला बजाते हैं खूब अच्छा। तो ऐसा नहीं है, जो दिल से उनको क्यों करते हैं ये सब, उनको शांति मिलती है करने को। तो जो जैसे यहाँ पे एक और महिला आती है, कितने बैंड्स में थी वो, रॉक बैंड में, हार्ड रॉक बैंड में, मेटल में, वो सब करती है, अभी भी करती है। लेकिन कहती है जब मेरा दिमाग घूमता है ना, तब मेरे को यहीं पे आना पड़ता है शांति के लिए। अच्छा गीतांजलि जी, एक बात और, अभी विश्वरूप जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं ख्याल से वो बता सकते हैं कि साउथ में आप जो फेमस वायलिन आर्टिस्ट का नाम पूछ रहे थे, यदि वो सुन रहे होंगे तो बताएंगे। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रही थी कि जो रेशियो होता है, आप जी जिस यूनिवर्सिटी में काम कर रही थी, तो वहाँ म्यूजिक और डांस की स्टूडेंट्स और जो दूसरे सब्जेक्ट के स्टूडेंट होते हैं, तो वो क्या होता है, जैसे इंडिया में हम देखते हैं कि बहुत कम संख्या होती है म्यूजिक सीखने की, हाँ। तो उधर ऐसा क्या है? यहाँ पे ऐसा तो मैं नहीं बोलूंगी कि ऐसा है। हालांकि यहाँ पे उसका उत्तर आपको मिलेगा, जैसे जौन से डिपार्टमेंट में ज्यादा पैसा है, वो ज्यादा बच्चों को बुला सकता है अपने पास, क्योंकि फिर वो फंडिंग दे सकता है। फंडिंग दे सकता है बोले तो फैकल्टी भी ज्यादा रहेंगी, पढ़ाएंगे भी वो भिन्न भिन्न चीजें, तो बच्चे भी ज्यादा आएंगे। जैसे यहाँ का जो संगीत का जो डिपार्टमेंट है बहुत विशाल है, बहुत ही बड़ा है। और जो नृत्य क्या है वो छोटा है, उसके हिसाब से बहुत छोटा है। थिएटर का भी बहुत छोटा है। तो वो पैसे पे रहता है कौन सी। और यहाँ पे सारे यूनिवर्सिटी जो हैं आजकल एकदम जैसे कॉरपोरेट जैसे हो गए हैं। मतलब
फैकल्टी जो पैसा लाती है यूनिवर्सिटी के लिए ग्रांट्स के द्वारा या फिर रिसर्च के द्वारा या फिर कोलैबोरेशन के द्वारा या फिर बिजनेस के द्वारा या फिर इंजीनियरिंग कॉन्टैक्ट्स के द्वारा, मिलियन मिलियन 2 मिलियन 10 मिलियन जो ऐसे फैकल्टी लाती यूनिवर्सिटी में पैसा लाती है उनको भाव मिलता है। बाकी जो पैसा लाता नहीं है, खाली अपनी रोजी नौकरी करता है, उसको कोई ज्यादा ऐसा स्टेटस नहीं है। ये कॉर्पोरेट जैसा हो गया है यहाँ पे यूनिवर्सिटी। तो बिजनेस वाले बहुत, यहाँ पे मैंने देखा है कि हमारे खासकर यूनिवर्सिटी में बिजनेस डिपार्टमेंट के जो फैकल्टी हैं उनकी आधी तनख्वाह या करीब करीब 80% तनख्वाह उनकी कंपनीज देती हैं, जिन कंपनी को वो क्लास में प्रमोट करते हैं। सोचिए आप, मतलब इसको हम लोग शिक्षा बोलेंगे क्या? इसको बेचना बोलती हूँ मैं तो। ये शिक्षा के नाम पे आता है। अच्छा। हाँ, तो ऐसा भी होता है यहाँ पे। तो मतलब डांस और म्यूजिक को भी आगे कैरियर बनाने के लिए स्टूडेंट आते हैं जो सिर्फ बहुत आते हैं, लेकिन आगे तक पहुंच के अपना करियर बनाना कठिन है। यहाँ के लोगों के लिए भी कठिन है, भारत में भी कठिन है। क्योंकि भारत में क्या था, अंग्रेजों के आने के पहले जितना भारत में संगीत और सारी कलाओं में जितनी बढ़ोतरी हुई है, जितना आगे तक गया है, वो इस कारण गया है कि हम लोग के राजा महाराजा जो लोग थे वो इसके पूरे सपोर्टर्स थे, वो इसके स्पॉन्सरर थे। वो सारा आपके परिवार को, आपकी सारे पूरी जरूरतें पूरी वो करते थे, बोलते थे आप अपनी कला पर पूरा ध्यान दें। बिल्कुल सही। तभी हम लोग की भारत की कला इतनी आगे पहुंची है। अगर जो कलाकार है उसको मार्केटिंग भी करना हो तो आप सोचिए कहाँ जाएगी उसकी कला। दिमाग तो उसका फट रहा है ना वहां पे जाके मार्केटिंग में। कहाँ से वो दोनों काम तो हो नहीं सकते। और मार्केटिंग हम लोग सबके बस की चीज नहीं है, ना ही कला है। भाई जो कलाकार है उसको कला करने दो, जो मार्केटिंग है उसको मार्केटिंग। लेकिन आज के कलाकार को भारत में भी और यहाँ पे भी दोनों का काम करना पड़ रहा है, इसलिए दोनों मार खा रहे हैं। तो आते तो है यहाँ बहुत स्टूडेंट्स डांस में, लेकिन उसमें से आके फिर यहाँ पे क्या होता है, जैसे अब मान लो अच्छा स्टूडेंट निकला, 2-4 साल हो गए, मेजर किया उसने डांस में, तो फिर यहाँ पे जो डांस कंपनीज हैं उसमें जाके वो ऑडिशन करते हैं कि मैं ऐसे ऐसे करती हूँ, मैं ऑडिशन करती हूँ। फिर कभी कभी डांस कंपनी जो अच्छे डांसर्स हैं उनको फिर नौकरी के हिसाब से वो ले लेते हैं कि चलो हम लोग ये प्रोडक्शन करेंगे 4 साल का, आप हमारे साथ काम करिए। इस प्रकार का चलता है यहाँ पे। लेकिन अक्सर तो बच्चे जो हैं उनको नहीं मिल पाता ऐसी नौकरी। तो ऐसा यहाँ पे नहीं है कि यहाँ के सब मेहनती हैं या सब ऐसा है। लेकिन एक और चीज मैं बोलना चाहूंगी इस विषय में कि भारतीय कला और कलाकारों के प्रति कितना प्रेम इस देश में है कि इस देश में नहीं, विश्व में, भारत से बाहर पूरे प्रदेशों में, थाईलैंड में आप जाएं, जापान में जाएं, चाइना तक में, सारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में आप जाएं, कोरिया में जाएं, ताइवान में जाएं, इंडोनेशिया में जाएं। इंडोनेशिया में तो बहुत विशाल है। बोर्नियो में जाएं, पैट्रिक बोर्नियो जाते हैं अपना डांस सिखाने। सोचिए आप, सुमात्रा, बोर्नियो। ये सारे जितने देश हैं, यूरोप में भी, रशिया में भी बहुत महान है भारतीय। क्योंकि जो नृत्य के अंदर भगवान ढूंढता है, भगवान बोले तो शांति ढूंढता है, या जो कला के अंदर आत्मा ढूंढता है, आत्मा ढूंढता है, अध्यात्म ढूंढता है, वो कहीं का भी हो वो भारत पहुंच जाता है वो अपने आप। मैम इसी से जुड़ा ही हुआ एक क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने किया है और एक हमारे फैकल्टी मेंबर है वो भी क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, क्योंकि
अध्यात्म की बात की तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको इंटरप्ट किया। मैं आपको बोल देता हूँ। ये जी। निवेदिता पांड्या हैं, ये लिखती हैं कि भारतीय क्लासिकल डांस में हम नृत्य संगीत को ईश्वर की पूजा का सर्वश्रेष्ठ माध्यम मानते हैं और उसी के कारण हमारे एक्सप्रेशंस भी आते हैं जो नृत्य में प्रभाव देते हैं। लेकिन पाश्चात्य में भावों को कैसे सिखा पाते हैं? बहुत अच्छा, मैंने बड़ा सोचा था। जी, जी। बहुत अच्छा प्रश्न है निवेदिता जी। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं बोल रही हूँ करीब 11-12 साल से मैं इनके साल में 2 बार कार्यक्रम जाती हूँ देखने, कम से कम। बाकी अलग जाती हूँ, कभी तो हो जाता है तो हो। लेकिन इन लोग में जो मौखिक भाव है, जो जिसको अपन लोग अभिनय बोलते हैं, वो नहीं के बराबर है। नहीं के बराबर है इनका। इनके मुख में कुछ नहीं दिखता। और जैसे ये आपको एक उदाहरण देती हूँ। अब जैसे इन लोग के जो कार्यक्रम में मैं जाती हूँ यूनिवर्सिटी के, तो अपन लोग क्या है ना कि सबसे आगे वाली सीट जो खाली मिलेगी उसमें जाके बैठना है, क्योंकि हमको देखना आंखें, हमको जी, देखना उनकी शक्ल, हमको जी। पूरा भाव। बीच में कुछ नहीं चाहिए, मुझे एकदम डायरेक्ट कांटेक्ट चाहिए उनसे। और यहाँ पे मेरे को हरदम पैट्रिक और म्यूरियल दोनों मेरे को बोलते हैं, नहीं नहीं नहीं, एकदम पीछे बैठो, क्योंकि आपको फिर पूरा स्टेज दिखेगा। आपको जो भी इतने सारे नृत्यकार हैं, सब जो कर रहे हैं, आपको पूरा एक अच्छा एरियल व्यू मिलेगा। मैंने कहा मुझे एरियल व्यू नहीं चाहिए, मुझे उनके भाव देखना है। कहते भाव तो है ही नहीं दिखने को। खुद ही बोलते हैं वो लोग, भाव क्या देखोगी पास में जाके तुमको। तो यहाँ पे अभिनय का हिसाब है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इनके नृत्य में कथा नहीं है। हम लोग की कथा क्यों है? क्योंकि जैसे आपने बोला अपने प्रश्न में, वो कथा हमको किसी न किसी तरह हमको रास्ता दिखाती है जीवन में कि भाई सब कब कर लिया, अब क्या, इतना सब देख लिया, अब क्या, आगे कहाँ जाना है इस मानव को, वो रास्ता ये कथाएं दिखाती हैं हमको। लेकिन जो इंसान वो पूछता ही नहीं है, तो उसको ना कथा से मतलब ना अभिनय से मतलब, वो तो अपना जाके जो भी उनकी पद्धति है वो कराते हैं। और उनकी अगर आप बोलेंगे कि कथा नहीं है, कि गीता जी कैसे बोल रही कथा नहीं है, कथा अगर रहेगी ना बहुत ज्यादा हुआ तो एक ही कथा रहती जाता, मैं देखी। लड़का रहेगा, एक सुंदर लड़की रहेगी, लड़की को कैसे वो पाले, अंत में मिल जाएंगे, ये एक ही कहानी रहती है इनकी। तो इसमें अध्यात्म का कोई है गीतांजलि जी, जी। ये जी। आपने जो पहले अपने उसमें बताया था, ये स्टूडेंट जिसने क्वेश्चन किया आपको, वो कह रही है कि हम आध्यात्मिक चीजों को दिखाना चाहते हैं। आप प्लीज उसको उस दिन भी आपने क्लियर किया था। आप बताइए, वो हम दिखाना भी चाहते हैं और उसको पाना चाहते हैं, सिर्फ हम अभिनय नहीं करते। अभिनय हम्म। के पीछे जो मूल हम्म, उद्देश्य है, वो आर्टिस्ट स्वयं वहां तक पहुंचना चाहता है। आपने बहुत अच्छे से उस दिन बताया था। किसी स्टूडेंट ने आपसे क्वेश्चन किया था कि यदि हम जाएं और हमारा प्रोग्राम सक्सेस नहीं हुआ तो लोगों को पसंद नहीं आया, उस समय आपने आंसर दिया था। आत्मानंद की बात तो मैम ये आपने लास्ट टाइम की आनंद थी, की बात है, आप जो वो स्टूडेंट को आप हाउ प्लीज टू बताइए। कंट्रोल आवर इमोशंस ऑन स्टेज, ये बात हो रही थी तब आपने कहा। हम्म। हाँ। तो इसका तो इसका तो एक ही उत्तर है कि चाहे आप स्टेज पे डांस करें, चाहे आप बंद कमरे में करें, चाहे आप गुफा में करें, आपको हम्म। आपको ऑडियंस से क्या मतलब। आप तो सीधा ऊपर कनेक्शन कर रहे हैं, जी, एक जी, सीधा है वहां पे, आपको नीचे देखने की जरूरत ही कहाँ है। अंदर जी। देखिए, चाहे बहुत एक चाहे एक हो, चाहे एक भी ना हो। प्लीज इसको स्टूडेंट ये समझिए, इस बात को। जी, आप जी, प्लीज जी। बोलिए। हाँ, नहीं ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग क्या है ना, भीड़ में सक्सेस मानते हैं हम्म। कि कितने लोग आए। ओ आपका वेबिनार हुआ, कितने लोग आए, मेरे वेबिनार में 100 आए, आपके कितने। भीड़ से क्या, भीड़ तो क्या है,
उसको तो शीपल बोलते हैं हम लोग, पीपल नहीं बोलते, शीपल। मैम भीड़ पेड़ और के एंड दे आल्सो लुक फॉर दिस मटेरियलिस्टिक साइड्स एज वेल, कि आपके वेबिनार में जो स्पीकर आ रहे हैं वो कितना चार्ज कर रहे हैं, तो जितना ज्यादा चार्ज करेंगे वो उतने अच्छे स्पीकर्स होंगे, ये भी लगता है कई बार। लेकिन मेरे को एक बात आपसे बोलनी है, और ये मेरे को मेरे उस्ताद जिया फरीदुद्दीन डागर, मेरे जो ध्रुपद के रहे हैं गुरुजी, उन्होंने बोली थी, ये शायद मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, क्योंकि ये मेरे को दिल में बहुत बहुत गहरे रूप से बैठी है। जब मेरे को समझ आया कि ये ध्रुपद में कितनी, ये सीधा मेरे को सीधा लेके जाता है उस रास्ते पे जो मैं पूरे जीवन ढूंढती आ रही हूँ। खरज केवल मुझे लेके जाता है, जो मेरे को कोई पलटा नहीं लेके गया, कोई अलंकार नहीं लेके गया, खरज लेके गया। तो उन्होंने मेरे को बोला, जब मैंने कहा गुरु, मैंने कहा उस्ताद, इसके पीछे लोग पागल क्यों नहीं है? बहुत अच्छा। क्यों नहीं पागल है? मैं तो इसके पीछे पागल हो गई हूँ, क्यों नहीं है इसके पीछे? मुश्किल से 4 लोग आते हैं। तो क्या बोले गुरुजी? बहुत अच्छा। क्या बोले कि दुनिया में कितने पत्थर हैं, पत्थर ही पत्थर है, उसमें से हीरे कितने हैं? अगर हीरे के माफिक पत्थर हो जाए और पत्थर के माफिक हीरा हो जाए तो पत्थर हीरा हो जाएगा, और जो हीरा चमकता है वो अपना सस्ता भाव चलेगा। तो ये चीज कम ही मिलेगी। कोई भी आपको पॉपुलेशन में, कोई भी जनगण में, जैसे ये कम ही लोग मिलेंगे, ये चीज ही ऐसी है। तो आपके ऑडियंस में अगर एक आ जाए तो सोचिए कि कितने शुद्ध हैं आप। जी जी बहुत जी। अच्छा। मैं हाँ मैं भीड़ आ चाहती गई। हूँ कि स्टूडेंट समझ लें, बस इस बात को समझ जाए। हाँ, और भीड़ मुझे, आ गई। हाँ, भीड़ से कोई सक्सेस नहीं मिलता। तनख्वाह कितनी मिल रही है, क्वांटिटी से नहीं मिलता आपको सक्सेस, क्वालिटी से मिलता है। आपने क्या क्वालिटी डाली, अपने में डाली ना, बस हो गया। ये मेरे को संस्कृत सिखाती है। अपन का संस्कृत में प्रथम पुरुष कौन है? मेरे और तेरे अलावा पूरी दुनिया में सब कुछ, वो प्रथम पुरुष हुआ। मध्यम पुरुष बीच वाला, उत्तम पुरुष कौन? उत्तम अपन को बोलते हैं ना सबसे बढ़िया। तो मैं सबसे बढ़िया हूं इसलिए मैं उत्तम पुरुष हूं, नहीं। मैं पूरी दुनिया में मैं केवल एक ही इंसान से अपेक्षा रख सकती हूँ, कोई भी अपेक्षा, वो है स्वयं। और कौन सी अपेक्षा रखनी चाहिए अपने स्वयं के साथ? सबसे उत्तमम, उससे नीचे एक स्तर भी नहीं आना है। अपनी तरफ से सारे उत्तम, जितने उत्तम रूप से मैं जी पाऊं, प्रथम पुरुष के लिए, द्वितीय पुरुष, मध्यम पुरुष द्वारा आपसे मिलकर मैं अपनी तरह से क्या सबसे बढ़िया कर सकती हूं। किसके लिए? प्रथम पुरुष के। ना तेरे लिए ना मेरे लिए, उसके लिए, अन्य किसी के लिए भी मैं क्या कर सकती। ये संस्कृत व्याकरण सिखाता है, और ये हमारा अध्यात्म कला के द्वारा लेके जाता है। ये गीतांजलि जी, पता नहीं कितने लोग सुन रहे हैं, पर हम आपके प्रोग्राम को रिकॉर्ड कर रहे हैं। और मैं जब तक मतलब इस लायक हूँ कि मैं बोल सकूं, मैं चाहूंगी कि हमारे फैकल्टी भी इसको सुने। आप जो कह रही हैं, जो संस्कृत और संगीत या नृत्य या साहित्य को कैसे जुड़ना है, ये कितना जरूरी है, आपस में सामंजस्य कितना जरूरी है, स्टूडेंट्स को जानना कितना जरूरी है कि वो सिलेबस कंप्लीट कर लें या डिग्री ले लें। मैं नहीं चाहती कि इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला स्टूडेंट जब तक अपने आप को वहां तक ना पहुंचा ले जो इस कला का उद्देश्य है, उसको कोई मतलब नहीं बनता डिग्री लेने की, और फिर उसके बाद वो टीचर बने या वो परफॉर्मर बने, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। मैं चाहती हूँ कि इस बात को समझे, और आपने इतना स्पष्ट कहा है, इतने अच्छे से कहा है, और कहाँ रहते हुए कहा है। ये बच्चे लौट के स्टूडेंट, बुद्धू घर को आए, इसीलिए कहा जी ना। जी जी। मैम एक मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ बीच में, एक हमारे मैम फैकल्टी हैं, म्यूजिक फैकल्टी में हमारे हैं और बड़े अच्छे कलाकार भी हैं,
दिवाकर कश्यप, डॉक्टर दिवाकर कश्यप, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो आपसे एक सवाल करना चाहते हैं मैम। तो दिवाकर जी, आप अपना सवाल रख सकते हैं मैम से अनम्यूट करके। बहुत अच्छे सिंगर हैं, बहुत जी अच्छा जी, अरे वाह, बहुत गाते हैं। अच्छे कलाकार अरे हैं जी। वाह, अरे वाह। मैम आप दोनों, गीतांजलि मैम, वीसी मैम, सबको मेरा प्रणाम, और इस मुहिम में जुड़े सारे हमारे संगीत के सुधी रसिक जनों को भी मेरा प्रणाम। मैम मेरा सवाल ये है कि आपने उससे जुड़ी बहुत सारी बातों का पहले ही जवाब दे दिए, बट फिर भी हमारे विश्वविद्यालय में हमारे वीसी मैम ये चाहते हैं कि हमारा हर बच्चा परफॉर्म करे, हर बच्चा सिर्फ संगीत को डिग्री ना ले, जैसा कि अभी उन्होंने बोला भी। और इसमें हम लोगों की भी मैम बहुत कोशिश रहती है, और हमसे जो बनता है हम बेझिझक प्रयास करते हैं। तो मैम हमारा सवाल ये है कि चूंकि हम भी एक परफॉर्मर हैं और यहाँ जॉब भी करते हैं, तो मैंने पर्सनली एक चीज महसूस किया है कि हम चाहते हैं कि हमारा हर बच्चा, क्लास में अगर 40 बच्चा है तो 40 बच्चे हमारे मन मुताबिक हम जो चाहते हैं वैसा संगीत प्रयास करने की कोशिश करें, रियाज करने की कोशिश करें, उसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश करें। शायद वो उस समय हमारा स्वार्थ रहता है कि हाँ 40 बच्चे हैं तो 40 करें, वो शायद पॉसिबल भी नहीं है। लेकिन मैम चूंकि आप एक परफॉर्मर भी हैं और आप शिक्षा प्रणाली से भी जुड़ी हुई हैं, तो हम मैम आपसे ये चाहते हैं कि इन दोनों का तालमेल कुछ नए ढंग से क्या करना चाहें ताकि बच्चों में वो एक एब्जॉर्ब करने की क्षमता और बढ़े, वो और हमसे क्लोज हो पाए और हमसे जुड़ पाए। ये मन में बहुत एक खटास जैसी रहती है हमेशा कि बच्चों के हित में हम और बेहतर क्या कर सके ताकि वो म्यूजिक से और क्लोज हों। जी मैम। आपका प्रश्न बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। और ये प्रश्न केवल संगीत नहीं, ये जीवन के हर हर एस्पेक्ट, हर दृश्य से जुड़ा हुआ है, हर व्यवहार से जुड़ा हुआ है, हर दृश्य से जुड़ा हुआ है। तो ये क्या है कि इसका जो अपन चाहते हैं ना कि देखो, मैंने इतनी सारी मेहनत करके, इतना सारा खोज करके, इतना सारा अपना तपस डाल के मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि बस तुम ये मेरा जो तैयार किया हुआ सोना है ये तुम खा लो। लेकिन वो जो आपने इतनी परिश्रम के बाद जो सोना पाया, इसीलिए तो वो सोना है। अगर आपको भी ऐसे मिल जाता तो वो सोना थोड़ी ही मिलता, फिर तो वो तो लोहे का भाव हो जाता। लेकिन हम अपनी तरफ से पूरा इतने 20 साल 40 साल पूरा मतलब मेहनत डालने के बाद हम उसको सोना बनाते हैं। तो उसको हमको क्या बोलना है बच्चों को कि ये नहीं है कि मैं भी बहुत हरदम कर पाई हूं ये चीज, लेकिन मैं सोचती हूँ कि बच्चों के मन में प्रश्न डालिए कि क्यों करते हो तुम ये, क्या मिलता है तुमको इससे, मत करो ना, छोड़ दो, क्यों करते हो तुम। नहीं नहीं, छोड़ने में मेरे को अच्छा नहीं लगता। अरे कोई बात नहीं, आदत पड़ जाएगी, छोड़ के देखो। मतलब उसको, बच्चे को एक अंदर से जब तक उसकी प्यास ना बने, आप उसको जबरदस्ती पानी पिला रहे हो, ये बात हो जाती है। हमको लगता है लेकिन कितनी मेहनत से मिला है मेरे को ये पानी, एक भी उसकी बूंद मत बिगाड़ो, मत फेंको। अरे बाप रे, कैसे फेंक दी तुमने मेरे को, तुमको पता है मेरे को कितने। उसको क्या मतलब, वो तो अपना जीवन का अनुभव ले रहा है। तो बच्चे के अंदर प्यास बढ़ाना, कोई भी कार्यक्रम में इतना गाना कि जो है सुनने वाला वो भूखा उठना पड़े उसको, और आप बंद हो जाए। पढ़ाते वक्त इतना पढ़ाएं कि प्यास बढ़ जाए लेकिन उत्तर ना मिले, उत्तर के लिए वो अगले दिन आए कि मैंने 1 सप्ताह हो गया सर, मैं सोच रहा हूँ आपने उसे बात छेड़ी थी। यही एक चीज हम दे सकते हैं बच्चों को, प्यास। जी जी क्योंकि करने वाला वही है। जी हम जी लोग क्या जी करते हैं ना, तैयार करके खाना दे देते हैं, उसको क्या नहीं, वो क्या मतलब। मजबूरी हो गई है गीतांजलि जी। जी हम हम
बहुत सारी मजबूरियां भी हैं। बताएं, यूनिवर्सिटी को लेके जो दिवाकर कह रहे थे, 40 लोग मेरी क्लास में हैं, उसमें से मुझे लगता है मुश्किल से 10 की 14 चाहता है कि सीखूं, पर बाकी जो मैक्सिमम है वो तो कोर्स कंप्लीट करने आ रहे हैं। तो आप उनको बोलो क्यों कर रहे हैं, क्यों कोर्स क्यों कर रहे हैं आप, कुछ और करिए। वो जो दिवाकर जो मैडम ने कहा ना, बहुत अच्छा कहा, और हमको कोशिश करनी चाहिए वैसे कि हम वैसा जुड़े, उनमें भूख पैदा करें। और क्या देखम जी 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 मैम, हम कंक्लूड करें जस्ट उससे पहले एक एक क्वेश्चन तो नहीं कहना चाहिए, कमेंट है। एक सम्राट चौधरी एक कथक के ये आर्टिस्ट भी हैं और हमारे स्टूडेंट भी हैं। इन्होंने लिखा है कि प्रणाम मैम, मैं ये कहना चाहूंगा कि आध्यात्म, अनुशासन और डिवोशन के बिना नृत्य संगीत की साधना करना पॉसिबल नहीं है। जीवन में इसके लिए जरूरी आप जैसे गुरुजनों की बातों को समझना। मैं यही शेयर करना चाहूंगा कि आज ये तीसरा वेबिनार है जिससे मेरे सोचने की क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ी है और बढ़ती जा रही है। मेरे जीवन में जो परिवर्तन और परिवर्धन आ रहा है उसका पूरा श्रेय जाता है मेरे गुरु प्रोफेसर मांडवी सिंह मैम को। इस प्रकार के वेबिनार के लिए आप लोगों को शत शत नमन। तो मैम ये प्रभाव हमारे मेहरबानी। एक मैं उनके लिए बोलना चाहूंगी, आपने बहुत सुंदर पढ़ा, जिसने नाम मैं भूल गई, लेकिन हाँ चौधरी जी नमस्कार, आपको भी मेरे शत शत प्रणाम। क्योंकि ये नहीं है कि मेरे कारण या किसी और के कारण आप प्रभावित हुए, आप प्रभावित इसलिए हुए क्योंकि आपने अपनी भूमि प्रभावित के प्रभाव होने के लायक बनाई होने दिया आपने होने दी, इसीलिए आप प्रभावित हुए। सुनने वाले तो हजार रहते हैं, लेकिन जिसकी भूमि तैयार है, और जो भूमि अपनी तैयार कर ले, उससे बड़ा कौन है। क्योंकि हम लोग भी बीज डाल सकते हैं जमीन में, पानी भी दे सकते हैं, लेकिन वो बीज ऊपर बन के निकलेगा नहीं निकलेगा वो तो अपन नहीं कर सकते ना। अपन के हाथ में क्या है, भूमि तैयार करना। आपकी भूमि आपके परिश्रम से तैयार हुई है, इसीलिए मैं आपको शत शत प्रणाम करती हूँ। थैंक यू जी जी जी, थैंक यू मैम। और हम जी जी मैम, इससे पहले मैं आपको थैंक यू कहूँ, आप एक मंत्रोच्चार जरूर कर दें। और बहुत रात हो रही है वहां, मैं समझ रहा हूँ, तो आप एक मंत्रोच्चार करें, उसके बाद फिर हम लोग ये सेशन कंक्लूड कर सकते हैं आज का। जी जी। तो आज की विषय की बात है, हमको क्वांटिटी छोड़ना है, क्वालिटी पे ध्यान देना है। इसी पे महामृत्युंजय हो जाए। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मोक्षीय मामृता। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरिः ॐ। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। आप सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद मैम, आज आप हमारे साथ जुड़ी, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इतनी बातें आपसे सीखने को मिली, सुन रहे हैं आपको, और इसी आशा में कि हम पुनः बहुत जल्द मिलेंगे अगले
हम चौथे वेबिनार का आयोजन करेंगे और उसमें हम पुनः आपसे मिलेंगे। इसी आशा के साथ आज का ये सेशन हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू विजय, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। थैंक यू विजय को, वो भी सुबह से जुड़े रहते हैं। उनकी आवाज हम नहीं सुनते मगर वो कॉन्स्टेंटली मॉडरेट करते रहते हैं चीजों को, टेक्निकल एस्पेक्ट्स को वो देखते रहते हैं। उसके लिए उनका बहुत थैंक यू। थैंक यू विश्वरूप सर जुड़े हुए हैं, डीन फैकल्टी ऑफ म्यूजिक हैं। दिवाकर भाई को भी थैंक यू। आप सभी को, मैम वाइस चांसलर मैम को थैंक यू। वेंकट सर भी जुड़े हुए हैं, उनको भी बहुत थैंक यू। सारे स्टूडेंट्स को थैंक यू, सारे पार्टिसिपेंट्स को थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी आशा में कि हम पुनः चौथे वेबिनार में मैम आपसे दोबारा जुड़ेंगे। मेरा एक आपको बहुत अच्छा स्टूडेंट अमित भी जुड़ा है इंदौर से। अरे वाह, बहुत अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह। आप लोग सबसे मिलके मेरा भारत से ऐसे लगता है अपना एक कदम वहां पहुंच गया है। ये कदम मेरे को, ये कदम हटे ना, इसके लिए मेरी तरफ से आप सबको धन्यवाद। जी जी जी, थैंक यू मैम, थैंक यू। हाँ, बहुत धन्यवाद, नमस्कार। जी जी, नमस्कार मैम, थैंक यू।